बुलेटिन के आगाज में अब तक की अहम खबर। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद 9 रुकनी बेंच से अलग हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदिल बड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदिल, बताएगा अब तक समाअत में क्या हुआ? जी, लतीफ खोसा ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। दरख्वास्त गुजार के वो वकील थे और उनकी जानिब से जो दलाइल दिए गए और उनसे जो मुकालमा किया गया वो बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें सवाल ये उठाया गया कि जो मिलिट्री कोर्ट में मुकदमात रेफर किए गए हैं, क्या ये जो FIRs थी ये कौन सी शिकों के तहत FIR जो है वो दर्ज की गई थी। और इसमें यह भी कहा गया है, और ये भी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के बाद गिरफ्तार अफराद की तफसीलात तलब कर ली हैं। और जो एतजाज हसन के वकील लतीफ खोसा ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा की थी, लेकिन जो समाअत मुलतवी करने से पहले अदालत ने अटॉर्नी जनरल से भी मुकालमा किया है और उन्होंने कहा है कि आपको हम सुनेंगे और आपको सुने बगैर स्टे से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं करेंगे। तो तफसीलात तलब कर ली गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। कल फैसल सिद्दीकी अपने दलाइल जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमें अपडेट कर रहे हैं कि तमाम तफसीलात तलब कर ली गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और 9 मई के बाद जितनी भी गिरफ्तारियां हुई उससे मुतालिक तफसीलात मांगी गई हैं। तो फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक इस 9 रुकनी बेंच से अलग हुए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। जो एतराज़ात उठाए गए, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से, उन्होंने कहा कि इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, बेंच से उठ रहा हूँ। इसी केस से मुतालिक लतीफ खोसा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए वो सुनते हैं। मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। एक ASI ने पर्चा मेरा भी, वो मेरे ऊपर कातलाना हमला और मेरे घर के ऊपर हमले का, मेरे ड्राइवर को जख्मी करने का और मेरी गाड़ी को हिट करने का और मेरे गेट पर गोलियां बरसाने का, वो भी ASI की वदियत में पर्चा दर्ज होता है। मैं मौजूद हूँ, जिंदा आपके सामने खड़ा हूँ। बारगैर चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा कि ये जो सहाफ़ी हज़रात को और अटॉर्नी जनरल को कहा, बताएं, मैं आपको नाम लेकर बताऊं कि जिन सहाफ़ियों को आपने जो अखबार है जिनको जो है इस तरह हरासा किया जा रहा है, ये भी बंद करें और फ़ौरन मुखलसी दें। इसी तरह चौधरी साहब ने पॉइंट आउट किया कि औरतों को भी जो है आपसे बेजा में, यानी उनको भी महबूस किया हुआ है, उनको जेलों में बंद किया हुआ है। चीफ साहब ने उसकी भी फहरिस्त मांगी है और टोटल कितने मुकदमात हैं इस वक्त, कितने लोग पाबा सलासल हैं, कितनों को फौजी अदालतों में मुकदमा रेफर किया गया है, कितने सिविलियन साइड पर हैं, ये सारी भी फहरिस्त चीफ जस्टिस साहब ने मांगी है। अलबत्ता फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि नाबालिग लोगों को भी, जुवेनाइल्स को भी पकड़ा हुआ है, तो चीफ साहब ने कहा उसकी फहरिस्त भी जो है दी जाए और फराहम की जाए। आज हमारी इस्तदलाल में ये था कि फ़ौजी अदालतों का सिविलियन के मुकदमात सुनने का कोई आईनी और कानूनी जवाज़ नहीं है। इस पर हमने सैर हासिल, न सिर्फ ये कि बल्कि वो ख़ुद आयशा मलिक साहबा ने कहा कि ये कैसे कमांडर जो है आकर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को दरख्वास्त देकर और वो बिना अपने माइंड अप्लाई किए हुए उन्होंने उनकी कस्टडी उनकी जो है मुल्ज़मान की वो फ़ौजियों के हवाले कर दी और गिल्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ था। और मैंने जब कोर कमांडर्स की वो सुनाई प्रेस ब्रीफिंग, और जब फॉर्मेशन कमांडर्स जो पाकिस्तान के सारे उससे भी ज़्यादा इहाता करता है, ISPR की प्रेस रिलीज़ जो है बताई, और वहाँ उन्होंने लिखा था नाकाबिल शवाहिद, जिनको तरदीद जिनकी नहीं की जा सकती है, हमारे पास मुयस्सर है, मौजूद है, और ये गुनहगार हैं, इनको मिलिट्री कोर्ट्स में जो है कैफर किरदार था। तो उसके बाद कोई वजह रह जाती है कि एक कर्नल जो है या एक फौजी अदालत उस कोर कमांडर्स की या आर्मी चीफ के या फॉर्मेशन कमांडर्स के
उस डिक्लेरेशन को जो उन्होंने फैसला ही गुनहगार का और नाकाबिल तरदीद शवाहिद का और ये कह दिया कि सबूत मौजूद हैं, तो आज की इस्तदलाल सुनने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने अर्ज़ किया जो आपने, उन्होंने अबूरी चीज़ें जो अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाकर कहा और उनसे पूछा, हमने कहा कि स्टे कर दीजिएगा क्योंकि ये सूरत के साथ जो है इस तरह से फैसले कर देते हैं और फिर आप कहेंगे कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सेक्रेटरी CNW अब और जावेद अकरम साहब, अब इनका इम्तिहान है कि ये अगले 4 माह में इसको रीवैम्प कैसे करते हैं। मेरी सजेशन ये है कि आप लोग आज की हालत की वीडियो ज़रूर बना लें और 4 महीने बाद अब इन लोगों ने जो रिज़ल्ट देना है उसकी वीडियो भी आप लोगों को बनानी पड़ेगी। तो होपफुली हम 2-2 फेस करेंगे इसके अगले 4 महीने 3 महीने में, जितनी देर में भी ये टाइम लगता है, जितना काम हम कर सकें हम ज़रूर करके ख़त्म करेंगे। और कुछ जगहों पे वॉशरूम्स का मसला, कुछ जगहों पे दवाई का मसला है, वो मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब इसको देखेंगे। इसका जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसका नाम अब हम मेयो चिल्ड्रन हॉस्पिटल रख रहे हैं। इस तरह इसके हार्ट के हॉस्पिटल को हम अपग्रेड कर रहे हैं। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए AC की फैसिलिटी नहीं थी, वो बिलिंग पे हम उनको AC की फैसिलिटी देने लगे। कैफेटेरिया और उनका जो रीडिंग रूम है उसको अपग्रेड करने लगे। और सराय को हम अपडेट देखेंगे कि उसको हम क्या कर सकते हैं। इनके बजट्स के कुछ इशू थे, उसको हम देखने लगे क्या करने लगे। तो होपफुली अगले आने वाले दिनों में हम चक्कर यहाँ हमारे ज़्यादा लगेंगे, बिकॉज यहाँ काम शुरू होगा और कोशिश करेंगे इसको जितना जल्दी कम से कम लोगों को प्रॉब्लम हो और हम इसको ठीक करा लें। और कुछ लोड हम हो सकता है दूसरे हॉस्पिटल में इसका डाइवर्ट करें ताकि काम तेज़ी से हो सके। एक करें। लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल देखें, हम कुछ हॉस्पिटल्स पिक किए हैं जो मुख्तसर टाइम में हम कर सकते हैं। तो लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल की जो आप बात कर रहे हैं उसकी बिल्डिंग की कुछ हिस्सा काफ़ी ख़तरनाक है। CNW की टीम जो है वो उस पर काम कर रही है। वो एक डिटेल रिपोर्ट ईद के आगे पीछे हमें दे देगी। उसके बाद हम डिसीजन करेंगे कि उस हॉस्पिटल को किस तरह रिवैम्प करना है। चिन्योट, बिल्कुल मुझे बहुत पुराना याद है कि चिन्योट का ये इशू जो है वो बहुत पुराना इशू ये चल रहा है। मुझे याद है 4-5 साल से 6 साल पुरानी ये चीज़ चल रही है। यहाँ पे भी अलहदा बने में छोटे शहरों में फोकस बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बात ठीक है, उसको हम यार एक छोटी सी मिसाल, आप लोग तो हॉस्पिटल्स को खुद देख रहे हैं, एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अब हम कल परसों में गया हूँ, हम डॉक्टर साहब आप साथ हैं नहीं, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल बुरी हालत थी। उससे पहले शादरा गया हूँ, आप सोच नहीं सकते कि रात को फिर डॉक्टर साहब 1 बजे आए, इतनी बुरी हालत थी। मैं आपको बता, कल रात सर्विसेज के सारे AC बंद थे। मेरा तो काम है कि हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हम कर लें। उसका भी करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल करेंगे। बिलाल नहीं, मुझे ये 14 साल से कम वाली चीज़ नहीं पता। 14 साल से कम इधर बर्न सेंटर है, इधर है। तो बिलाल साहब इधर अभी देख के आए हैं, है नहीं अगर नहीं है तो हमें सॉर्ट आउट करना है, हम करेंगे। साहब उसको देख लें, हम बिल्कुल करेंगे। वही नया बना अभी तो बने, अलाइनमेंट कर रही है।
देखिए थोड़ा सा इशू आ जाता है, कहीं ना कहीं सिचुएशन बन जाती है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से हैंडल हो गई। बड़ा इंसिडेंट ख़राब था कि डॉक्टर को इस तरह देखें, ये कोई नहीं मानता कि ना मैं मान सकता हूँ ना आप मानेंगे कि कोई डॉक्टर जान के किसी को मारेगा। अभी एक बच्चा है ऊपर 25 साल का, उसकी तबीयत ख़राब है, उसकी वो खाला थी या कोई थी, वो बहुत ज़्यादा कर रही थी, बट डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं उसको कोई देख नहीं रहा, उसको इलाज भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। ये डैशबोर्ड बना हुआ है सर, ये आप आपस में बोरो कर सकते हैं, जो हॉस्पिटल चाहे बोरो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चे वेंटिलेटर का इंतज़ार कर रहे थे और उसकी माँ जो है 8 घंटे से एमो बैग से उसको ऑक्सीजन दे रही थी, 8 घंटे से। ऊपर गए खाली था। अब जब पूछा कि क्या है, उन्होंने कहा जी वो तो सर्जरी का वेंटिलेटर था। अरे भाई किसी की जान बच जाए उसको डाल दो। ये मिसमैनेजमेंट है। कोशिश ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक सिस्टम स्मूथ कर लें। कुछ जगहों पे मैं ये नहीं कहता कि हम कोई 100% फ़र्क डाल देंगे, 2% भी फ़र्क डाल दिया मेरा ख्याल है मैंने अपना हिस्सा डाल दिया इसमें। वो आपको डिटेल डॉक्टर साहब बाद में बता देंगे सारी। जहाँ जो पहला सवाल है आपका कार्रवाई का, मैंने रात भी हमने ये बात की थी। एक कार्रवाई होती है कि मैं अभी अनाउंस कर दूं कि मैं ये करना है, हमने ये करना है, हमने ये डिसाइड कर दिया है, किसी को ह्यूमिलेट करना है। हम जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि वो ना पता चले, स्मूथली हो जाए। आदम अच्छा मैं उसका जवाब देता हूँ। नहीं आप ज़रा दोबारा करें। फेडरल गवर्नमेंट ने 20% नहीं किया, हमने एज ब्रैकेट किए हैं 20% से 5% तक। 20% इजाफा होगा जो किसी सूबे ने या फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया। आप चेक करें। नहीं मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। आजम साहब देखें, जो दवाई वाली बात है, कैंसर की दवाई तो मिल रही है 1 अरब रुपए की, यहाँ पे भी 1 मिलियन की मिल रही है, जिना में भी मिल रही है। जो रही बात हॉस्पिटल्स की, बाकी मेडिसिन की, वहाँ पे मिसमैनेजमेंट ज़रूर है और लोगों को नहीं मिल रही है। हमने इसके ऊपर वार्न किया सबको कि देखें, आपके दवाई जो बेसिक दवाई है, जैसे शादरा था, शादरा में बेसिक दवाई नहीं अवेलेबल थी। अब ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट थी, कुछ नहीं। और उस दिन डिस्प्रिन अवेलेबल नहीं थी। और एक कौन सा इंजेक्शन था एंटी एलर्जी का? नहीं, उनके ड्रिप सेट ही नहीं था। ड्रिप सेट नहीं था। ड्रिप सेट नहीं था। और एविल कर नहीं, काफ़ी हॉस्पिटल पिक कर रहे हैं, सारे हॉस्पिटल्स की नहीं, पिक करके कर रहे हैं। मैं तो किसी को फंड नहीं दे रहा। सलमान है इसका। देखें, दो बातें। पहली बात ये कि जो एक गैप आया है बिकॉज एलसीआं नहीं खुली। हमने बड़ी मुश्किल से लड़के फेडरल गवर्नमेंट से एलसीआं खुलवाई बिकॉज दवाई नहीं आ रही थी, उसकी रॉ मटेरियल नहीं आ रहे थे। हमारा काम नहीं था, लेकिन हम जाके इस्लामाबाद बैठे, ये इस्लामाबाद गए, हमने कहा शॉर्टेज हो जाएगी। तो एक तो वो BOP से एक प्रॉब्लम है वो वाली, प्लस
एक चीज़ जो मेरा ख्याल है कि दवाई मिल रही है लेकिन 20-30% मिस मैनेजमेंट की वजह से पंजाब के पास ये नहीं कि पैसों नहीं है, मगर वहाँ का जो भी बंदा है उसकी मिस मैनेजमेंट है जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। बट थैंक यू सो मच। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने अस्पतालों के अपग्रेडेशन के हवाले से बात की। जहां जो इशू है, कहीं पर वेंटिलेटर का इशू, कहीं एसीज काम नहीं कर रहे, इस हवाले से वो बता रहे थे कि कहां कहां क्या काम किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि तमाम अस्पतालों को अपग्रेड नहीं किया जा रहा। और अब आपको बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान का PTI छोड़ने का ऐलान सामने आया। ग़ुलाम सरवर खान की 9 मई के वाक़यात की मसम्मत, कहा कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला मुल्क दुश्मनी है। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। ग़ुलाम सरवर खान की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। तो एक और नाम PTI को छोड़ गया है। साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। मुझे और मेरे ख़ानदान को सियासत में आए हुए तकरीबन 50 साल हो चुके हैं। जहाँ तक 9 मई के वाक़या का ताल्लुक है, हैसियत एक पाकिस्तानी कि जो अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए, अफवाज पाकिस्तान शोदा की उन यादगारों पे हमला करना, GHQ पे हमला करना, कोर कमांडर हाउस पे हमला करना, मियाँ वाली बेस पे हमला करना, वो हमला आवर मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। उन्होंने GHQ पे हमला नहीं किया, उन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के दिल पे हमला किया, पाकिस्तानियत पर हमला किया। तो मैं उन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मेरा ये मुतालबा है हैसियत एक मुहिब वतन पाकिस्तानी कि ऐसे लोगों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। तो जिन लोगों ने अदारों के साथ मुआज़राई की, मैं उस मुआज़राई की भी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदील, फैसले में ताख़ीर हुई लेकिन बिलाखिर फैसला कर लिया ग़ुलाम सरवर खान ने। बुनियादी तौर पर ऐसा कोई भी रुकन या रहनुमा नहीं हो सकता जो इस मामले को जस्टिफाई कर सके, इसका दिफा कर सके। कोई भी दायरा दिफा को नहीं है और ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील बड़ाइच, आप हमें अपडेट कर रहे थे।